हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी और इस वीकेंड पे सबने बहुत अच्छे से मस्ती किया होगा। कल है मंडे, कल से है मार्केट ओपन, तो कुछ आज से स्टार्ट करते हैं लर्निंग करना। देखिए, मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आती है कि मुझे स्टॉक मार्केट में ट्रेडर बनना है, बट मुझे कुछ भी पता नहीं कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या क्या टॉपिक्स कवर करूँ, किसको फॉलो अप करूँ और उसके बाद कितना टाइम लग जाएगा। अगर मैं आज के टाइम में अगर आपको बोलूं कि आपको चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, तो आपके पास हर एक चीज का, हर एक टॉपिक का, हर एक टाइम ड्यूरेशन का पता रहता है कि एंट्रेंस करके जाना है या ग्रेजुएशन क्वालिफाई करके जाना है, उसमें आईपीसीसी पढ़ना है, 3 इयर्स का आर्टिकलशिप रहता है, बहुत कुछ ये टॉपिक्स रहते हैं, ये आपका सिलेबस कवर रहता है। तब जाकर के आपको पता रहता है कि फाइनल 6 साल 7 साल लग जाते हैं सीए कवर करने में। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं ट्रेडर के बारे में, तो देखिए, ट्रेडिंग का कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पर आप रजिस्ट्रेशन जाकर के करा लो, 1-2 साल का कोर्स कंप्लीट कर लो, आप ट्रेडर बन गए। या कोई ऐसा मेंटर नहीं है जो बता दे कि हाँ आप ये चीजें पढ़ लो, कवर कर लो, तो आप एक ट्रेडर सक्सेसफुल बन जाओ। नहीं, इट्स अप टू यू। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसा जगह, एक ऐसा प्रोफेशन है जिसका प्रॉपर नॉलेज कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी मेंटर प्रॉपर नहीं दे सकता। वो सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर बोलूं तो मैं अपने 6 साल 7 साल की जर्नी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है। अदरवाइज कोई ऐसा बुकिश नॉलेज नहीं है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड नहीं है जो आपको बता दे कि आप यहाँ पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करा लो, यहाँ पर जाकर के प्रॉपर एजुकेशन ले लो, तो नाउ यू आर अ क्वालिफाइड ट्रेडर। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीजें हैं सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस है और अपना तजुर्बा है। उसी के बेसिस पे मैं भी आपके साथ कुछ अपने जो 6 साल 7 साल मैंने रगड़ के इसमें दिए हैं, जो बहुत ही मेहनत के बाद मैंने समझा है कि एक ट्रेडर को बनने के लिए कितना टाइम लगता है, कितने कुछ पढ़ने पड़ते हैं, कितना कुछ प्रैक्टिस करना पड़ता है, वो सब चीज मैंने आपको एक वीडियो में शेयर करने की कोशिश की है। तो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और समझिए कि अगर आपको ट्रेडर बनना है या आप 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, धीरे धीरे सीख रहे हो, कुछ गलतियां कर रहे हो, कुछ दूसरों से सीख रहे हो, स्टिल आप समझिए कि हो सकता है कि आप जो अभी भी लर्निंग फेज चल रही है आपकी, उसमें कुछ पॉइंट्स आपने मिस कर दिए जो आगे चलकर आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। ओके, तो देखिए, मैंने स्क्रीन पे कुछ अपने पॉइंट्स लिखे हैं। मैंने स्क्रीन पे ये सब पॉइंट्स लिखे कुछ, जो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। मेरे हिसाब से, मैं अभी भी कह रही हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे हिसाब से अगर एक ट्रेडर को सक्सेसफुल बनना है, सही में आपको सीखनी है ट्रेडिंग, सच में आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रैंडम नहीं। गैम्बलिंग की मैं बात नहीं करूं, सक्सेसफुल ट्रेडर की मैं बात कर रही हूँ, जो एक लर्निंग फेज से जाकर के आगे एक सक्सेसफुल बनता है, उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो ये मेरे कुछ एक्सपीरियंस किए हुए टॉपिक्स है जिसे मैं अभी भी फॉलो करती हूँ, शायद आपके काम आ जाए। ओके, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। जो लोग को भी स्टॉक मार्केट से, ट्रेडिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट है, उनके साथ शेयर करिए। और हाँ, ऐसे यूजफुल वीडियोस, ऐसे ही मैं लर्निंग टिप्स आपके साथ हर दिन प्रोवाइड करती हूँ, हर दिन बताती हूँ। तो आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, स्टार्ट करते। देखिए, स्टॉक मार्केट सबसे पहला, अगर आपको ट्रेडिंग का सबसे डे वन का भी डे 1 आवर पढ़ना है ना, तो स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। जस्ट एक इंट्रोडक्शन, ये टॉपिक जस्ट एक इंट्रोडक्शन है कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली होता क्या है। देखिए, मार्केट मतलब क्या होता है, एक प्लेस है जहां पे बायर और सेलर, फॉर एग्जांपल आप सब्जी मंडी में गए, तो आप सब्जी मंडी में जाकर क्या करते हो, सब्जी मंडी में जाकर सब्जी ही का मार्केटिंग होगा, वहां पे सब्जी की ही शॉपिंग होगी। वहां पे तो आप शूज के तो शॉपिंग करोगे नहीं, ना ही आप गाड़ी का शॉपिंग करोगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। इसी तरीके से ये एक मार्केट है जहां पर बायर और सेलर मिल करके स्टॉक की ट्रेडिंग करते हैं। मैं अभी भी कह रही हूँ, ये स्टॉक मार्केट है, तो यहाँ पर स्टॉक्स की ही ट्रेडिंग होती है, खरीद और बिक्री होती है। ठीक है, जस्ट इंट्रोडक्शन। देखिए, सेकेंड टॉपिक आता है ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग क्या है, देखिए, आप बहुत लोगों को सुनते होंगे कि मैं इतने टाइम से इन्वेस्टिंग कर रहा हूं, मैं इतने टाइम से कर रहा हूं।
वो एक पार्ट होता है इन्वेस्टिंग कि अभी आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, इसको 2 साल तक रखा, 3 साल तक रखा, या आपका व्यू 5 साल का है, ठीक है, वो एक इन्वेस्टमेंट हुआ। लेकिन आपने जो ट्रेड पंच किया वो तो एक ट्रेडिंग हुई ना। बात को समझिए मैं क्या कह रही हूँ। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का हो, शॉर्ट टर्म का हो, या 10 साल का हो, ठीक है, लेकिन वो जो आपका व्यू है वो एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए आपने जो एक शेयर को खरीदा या बेचा, तो वो तो एक ट्रेडिंग हुई, क्योंकि आपने उस शेयर को खरीदा है तो आप एक ट्रेडर हो गए। अगर वही ट्रेडिंग आपकी जस्ट 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने की है, तो उसको स्विंग ट्रेडिंग कह दिए। अगर वही व्यू आपका इंट्राडे के लिए है तो जस्ट वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया। बट ट्रेडिंग का मतलब ओवरऑल वही होता है कि आपने किसी शेयर की खरीद बिक्री की है, कोई पोजीशन लिया है, या तो इंट्राडे में कट किया, या 4 दिन के बाद किया, या 4 महीने के बाद किया हो, या 4 साल के बाद किया हो। इट्स योर डिजायर, ओके। उसके बाद आता है कैंडल फॉर्मेशन। यहां से असल जिंदगी शुरू होती है एक ट्रेडर के लिए। अब यहां से ये सारे एक टॉपिक से आपको हर एक टॉपिक को बराबर आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। अब ये मैं कह रही हूँ कैंडल फॉर्मेशन। मान लीजिए आप एक फॉर एग्जांपल आपके जैसे 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग मिलकर के किसी मार्केट में जाकर के खरीद बिक्री करते हैं किसी सामान की। तो देखिए उस तरीके से उस दिन के हिसाब से आपकी खरीद बिक्री की जो एक कैंडल बनती है, अब ये 1 दिन की भी बनती है, अगर ओवरऑल देखा जाए 1 वीक की बनती है, या देखा जाए तो 5 मिनट की भी बनती है, या देखा जाए तो 1 घंटे की भी बनती है। तो इस कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कहां पर ओपन होता है, कहां पर क्लोजिंग होती है, किस प्राइस पे एवरेज होता है, ये सब कुछ एक कैंडल के फॉर्मेशन में होता है। अगर मैं आपको कहूँ ना, सबसे बेसिक नॉलेज होता है कि आप हर एक कैंडल को चाहे आप इंडेक्स की बात करो, स्टॉक्स की बात करो, या ऑप्शंस की बात करो, हर एक कैंडल के पीछे साइकोलॉजी होती है बायर और सेलर की। सबसे ज्यादा आपको टाइम कम से कम 1 महीना इस टॉपिक पे देना चाहिए। कैंडल के फॉर्मेशन को रीड करने के लिए, ट्रैक करने के लिए आपको अपना 1 महीना देना पड़ेगा, तब जाकर के आपको क्लैरिटी आएगी कि 5 मिनट का कैंडल क्या कहता है और 1 घंटे का कैंडल क्या आता है, और 1 दिन का जो डेली टाइम फ्रेम पर कैंडल बनता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ओपनिंग कहाँ हो रही है और क्लोजिंग कहाँ हो रही है। 1 महीना आप सिर्फ कैंडल फॉर्मेशन के रीडिंग पे दे दो तो मैं कहती हूँ कि आपके 80% प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। ओके, चलिए उसके बाद आता है डिमांड जोन। ये सब एक टॉपिक ही है। उसके बाद आता है एक डिमांड जोन। देखिए ये डिमांड जोन है, आप सप्लाई जोन, डिमांड जोन, आपको देखिए कुछ चीजें आपको पता होगी, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताने जा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मार्केट में एक डिसाइड हो गया कि 50 रुपीज पे मान लीजिए टोमेटो बेचा जा रहा है, टमाटर बेचा जा रहा है, ठीक है। अब उसको खरीदने के लिए लोग आते हैं, तो कुछ लोग होते हैं कि बार्गेनिंग करके इसको 45 रुपए पे ले जाते हैं, मान लीजिए कोई डिस्काउंट करा के ले जाता है, और कुछ लोगों की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो लोग 60 रुपीज पे भी सेल करते हैं। तो बात को समझिए, एक सप्लाई होता है कि जिस प्राइस पे आपके हर एक चीजों की क्वालिटी के हिसाब से सेलिंग आती है कि नहीं भैया मैं तो 60 रुपीज में ही सेल करूंगा, और ये बोला कि नहीं मैं तो 50 रुपीज में ही बाई करूंगा। तो ये जो सेलिंग का प्रेशर है ये सप्लाई जोन हो गया। और सेम अगर मैं बोलूं ये बाइंग का जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं इस हिसाब से आपका बाइंग जोन हो गया। डिमांड हो गया कि 50 रुपए के रेट पे बहुत सारे डिमांड आ रही है, बहुत सारे डिमांड आ रही है, 50 कस्टमर है जो सिर्फ 50 रुपए के ही प्राइस पे खरीदना चाहते हैं, और कुछ 100 सेलर ऐसे हैं जो सिर्फ 60 रुपए की प्राइस पे बेचना चाहते हैं। इस तरीके से एक बनता है सप्लाई जोन और एक बनता है डिमांड जोन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक होता है स्ट्रेंथ और मोमेंटम। देखिए आपको कभी भी पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ और मोमेंटम क्या है। समझिए, अगर आपके बायर्स है, फॉर एग्जांपल बायर है, ठीक है, अब बायर आपके पास क्वांटिटी क्या है, मान लीजिए 100 किलो टमाटर है आपके पास, 100 केजी टमाटर है, लेकिन उस टोमेटो को खरीदने के लिए आपके पास
अचानक से कम 50 लोग आ गए और 50 लोगों की भीड़ सबकी सब बोल रही है कि नहीं मुझे तो 200 किलो चाहिए। मतलब कि सारे लोगों मिल करके हर लोग फॉर एग्जाम्पल 50 लोग आ गए और सबके सब बोल रहे हैं कि नहीं मुझे 2 किलो 4 किलो 5 किलो ऐसे करते करते 200 क्वांटिटी का डिमांड आ गया। तो मतलब कि आप सोचो जो सेलर है उसके पास क्या स्ट्रेंथ है, नहीं यहाँ पर बायर के पास स्ट्रेंथ है। बायर का जो क्वांटिटी है उसका जो डिमांड है उसका जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है रेस्पेक्ट सेलर के, क्योंकि सेलर की यहाँ क्वांटिटी भी नहीं है और सेलर के हिसाब से यहाँ पर उसके पास प्रोडक्ट भी नहीं है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि अभी के टाइम में जो मार्केट में है बायर में स्ट्रेंथ है। अभी भी मैं करूं, देखिए समझना बहुत जरूरी है कि अगर कोई स्टॉक की बिक्री हो रही है तो समझना पड़ेगा कि उस स्टॉक को खरीदने के लिए किसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर मान लीजिए कि 50 लोग हैं, अगर 200 क्वांटिटी खरीदना चाह रहे सब मिला करके और इसका जो सेलिंग प्राइस है, पहले मान लीजिए इसको 40 रुपीज पे सेल करना चाहता था, अगर अब इसको बोले कि नहीं मैं 40 नहीं 45 पे सेल करूंगा तो भी उसके हिसाब से बायर का स्ट्रेंथ ज्यादा है कि वो हर एक लेवल पे खरीदने को रेडी है। बोलेंगे कोई बात नहीं 40 के बदले तुम मुझे 45 का भी दे दो तो भी मैं खरीद लूंगा। तो किसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है, बायर्स में स्ट्रेंथ ज्यादा है। ये सब चीजों को समझिए। मोमेंटम मतलब क्या होता है, एक मोमेंटम होता है कि आपके एक मार्केट मतलब एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एक फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का शेयर है, ठीक है। अब उस रिलायंस के शेयर को खरीदने के लिए कभी कभी 50 लोग आते हैं और कभी कभी अचानक से 5000 लोग आ जाते हैं। तो क्या है, इसको बोलते हैं मोमेंटम। देखिए मैं अभी भी कह रही हूँ ये सब जो टॉपिक है मैंने अपने एक्सपीरियंस से ड्रॉ किया आपके लिए, आपके आराम के लिए कि आप इन सब चीजों को एक नोट पर लिखो और इस हर एक टॉपिक पे काम करो। हर एक टॉपिक पे अपना 20 दिन 30 दिन टाइम स्पेंड करो और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम क्या है और यहाँ पे लिक्विडिटी क्या है। समझिए वॉल्यूम का मतलब अभी भी मैंने आपको बताया कि मान लीजिए किसी शेयर में जोमेटो का एक टाइम का शेयर था, जब उस शेयर को 50 रुपए में भी खरीदने को कोई रेडी नहीं था, पेनी स्टॉक हो गया था। आज जोमेटो का शेयर 300 प्लस चल रहा है। समझिए तो जब ये 50 रुपए से गया होगा ऐसे ऐसे ऊपर, जब इस लेवल पे 100 रुपए होगा तो उनको सबको से लगा होगा बायर्स को कि इसका मोमेंटम है, इसका स्पीड है, तो इसमें अचानक से पहले 1000 लोग खरीदते थे तो अब इस शेयर को खरीदने के लिए 10,000 लोग आ गए। मैं अभी भी कह रही हूँ 10,000 लोग आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी खरीदने की जो वॉल्यूम है, जो शेयर्स की बिक्री की वॉल्यूम है, स्पीड है, वो बढ़ रही है। वॉल्यूम जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। समझिए यही वॉल्यूम आपको सही डायरेक्शन में ट्रेड को ले जाने में आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। आप इस चीज को डिटेल में पढ़िएगा, इस पे थोड़ा एफर्ट थोड़ा टाइम दीजिएगा। यही वॉल्यूम आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से सही डायरेक्शन का पता लगाता है, ठीक है। अब सेम लिक्विडिटी भी वही है। लिक्विडिटी का मतलब यही हुआ कि जो हजार क्वांटिटी खरीदता था अब अचानक से 10,000 15,000 20,000 की लिक्विडिटी बढ़ रही है, डेली बेसिस पे बढ़ रही है और वहां पे कंजम्पशन मतलब कि जोमेटो के शेयर्स को खरीदने के लिए होड़ मची हुई है। होड़ मची, हर एक लेवल पे खरीदार आ रहा है, हर एक लेवल पे खरीदने के लिए कोई बायर्स रेडी हो जाता है, 100 पे 110 पे 120 पे। ये सब चीजें वॉल्यूम और लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखिए साइकोलॉजी, इतना कुछ हमने इस क्लास 1 में पढ़ लिया, ठीक है, क्लास 1 में पढ़ लिया, ये क्लास 1 में पढ़ लिया, ठीक है। अब मैं ये कहती हूँ आपको ये सब चीजें समझ में आई। अब समझ में नहीं आई तो सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, आपकी साइकोलॉजी। कि आपकी साइकोलॉजी समझना पड़ेगा कि ये सब जो चीजें हैं, एक आपको ट्रेंड, आपको सही डायरेक्शन, सही जगह पर लेवल के हिसाब से एग्जीक्यूशन बताता है। हो सकता है कि कभी ये चीजें जोमेटो में वर्क करती हो तो पेटीएम में वर्क नहीं करती। अगर पेटीएम में वर्क करती है तो नायका के जो स्टॉक्स है उसमें नहीं करते। अगर नायका का स्टॉक्स फिर भी चलता है उसके हिसाब से हो सकता है कि एचडीएफसी बैंक में नहीं चलता। तो ये आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए कि हाँ, हर एक चीज की प्रोबेबिलिटी होती है, हर एक चीज का टाइमिंग होता है।
कि कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई स्टॉक सीजनल बेसिस पे बहुत चलता है, तो ये आपके डे बाय डे की साइकोलॉजी होनी चाहिए। ये सब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। कब आएगी? जब उस पे आप धीरे धीरे थोड़ा टाइम दोगे। आपको कम से कम ये सब चीजों को कवर करने में 3 से 4 महीने और लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस चाहिए। ऐसा नहीं कि आज पढ़ा, एक काम करते 4 दिन के बाद पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं। आपको डेली बेसिस पे 3 से 4 महीने आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जा करके होगा। ठीक है, देखिए ये सब मैं ब्रीफ में बता रही हूँ, बट अल्टीमेट ये सब चीजों पे आपको थोड़ा डिटेल में करना पड़ेगा। अगर आपका बेस अच्छा रहेगा तो आगे आपको फायदा हो। ओके, नेक्स्ट, अब इतना कुछ हमने बेस तो रेडी कर लिया, अब उसके बाद क्या होगा? सबसे पहले होगा मास्टर विथ चार्ट एनालिसिस। देखिए आपने यहाँ पे पढ़ा था ना कैंडल फॉर्मेशन, तो एक कैंडल को बन करके एक चार्ट बनता है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा ये कैंडल बना, ये कैंडल बना, ये कैंडल बना, ये कैंडल बना, तो यही कैंडल मिल करके एक चार्ट रिप्रेजेंट करता है, चार्ट बनाता है। हो सकता है कि वो जो चार्ट हो वो डेली का हो सकता है कि आप जो चार्ट देख रहे हो वो मंथली बेसिस के हिसाब से देख रहे हो या ईयरली बेसिस के हिसाब से देख रहे हो। यही चीजें होती है कि एक कैंडल मिल करके आपको एक चार्ट बनाता है। तो इस चार्ट की एनालिसिस आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे कि अब हमने चार्ट पे क्या क्या हमें देखना चाहिए। अब जैसे मैंने बहुत सारा यहाँ पे कैंडल बनाते हैं, ये एक दिन का चार्ट है, ठीक है। मान लीजिए कि आज 27 जुलाई है, 27 जुलाई का ये मैंने चार्ट देख लिया निफ्टी 50 का, ठीक है। अब इसमें हमें क्या क्या देखना चाहिए? अब हम इसमें देखेंगे कैंडल फॉर्मेशन, कि एक एक कैंडल जो बन रही है वो किस डिजाइन की बन रही है, कैसा बन रहा है, ये सब हम चीजें उस छोटे छोटे चीजों को अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे डिमांड एंड जोन, सप्लाई जोन क्या होता है। हमने देखा कि मार्केट बार बार जब यहाँ आता है तो एक ग्रीन कैंडल और मोमेंटम स्पीड होता है, मतलब कि ये लेवल एक डिमांड एरिया बन गया। और सेम जब इस लेवल पे आता है तो वहां से सेलिंग आ जाती है, बार बार वहां से रेड कैंडल बनने लगता है, और यहाँ पे जाते के साथ ही प्राइस में रिजेक्शन आ जाता है। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये एक सप्लाई एरिया हो गया, सप्लाई जोन हो गया। ये देखिए छोटे छोटे चीजों को हमने बड़े चीजों में सीखा। कैसे होता है, क्लास 1 की चीजों को पढ़े हुए क्लास 2 में फिर उसको देखते हैं कि हाँ यही चीजें तो काम आ रही है, वही चीजें होता है। अब ये जो चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं ये आपको समझना पड़ेगा मल्टी टाइम फ्रेम पे करना। अगर आपको व्यू है तो आप वीकली बेसिस पे करो, मंथली बेसिस पे करो, डेली बेसिस पे करो, आवरली बेसिस पे करो, या आप आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे करो, या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करो, या अगर आप उससे भी छोटा जाना चाहते हो तो 1, 3, 5 टाइम फ्रेम पे कर लो। तो ये मल्टी टाइम फ्रेम की चार्ट एनालिसिस करनी है, और इसमें भी आपको मास्टरी हासिल करनी है। और ये जो चार्ट है ना, सिर्फ एक स्टॉक, 2 स्टॉक या इंडेक्स की नहीं, ओवरऑल कम से कम आप 10-12 स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिए, और उस हिसाब से हर दिन की मैं बात कर रही हूँ कि हर दिन आप कोशिश करिए कि उस चार्ट के पैटर्न को, उस चार्ट में डिमांड सप्लाई एरिया, कहाँ पे बायर्स एक्टिव है, कहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, कहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, ये सब चीज को मार्किंग करिए और डेली बेसिस पे करिए। इस पे कम से कम अपना 1-2 महीना दे दीजिए। मैं कह रही हूँ 1-2 महीना कंटिन्यूअस हर दिन अपने हिसाब से 12-15 चार्ट को रोज रीड किया करिए, रोज ट्रैक किया करिए, बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते। देखिए सेलेक्ट एनी वन सपोर्टिव इंडिकेटर। देखिए मैं इसको ऑप्शनल जस्ट बोलूंगी, इसको मैं ऑप्शनल बोलूंगी। हो सकता है कि ये जो इंडिकेटर है वो आपको समझ में आए, किसी और को समझ में नहीं आता, चाहे किसी और को समझ में आता हो आपको नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 9 EMA इंडिकेटर मेरा बेस्ट है, बट मुझे RSI समझ में नहीं आता, मुझे VWAP समझ में आता है, बट मुझे MACD समझ में नहीं आता। तो इट्स योर चॉइस कि आपके हिसाब से, मान लीजिए बहुत सारे चार्ट्स पढ़ रहे हो, आपको कोई एक चीज सपोर्ट के लिए चाहिए, जस्ट सपोर्ट, ठीक है। अगर आपको जो चीजें सपोर्ट में आए, समझ में आए, क्लैरिटी, आप दूसरों का कॉपी करके नहीं, अपना दिमाग लगा के कि हाँ इससे मेरी एक्यूरेसी सही बैठ रही है, इस पे मेरी पकड़ बैठ रही है, तो ये सब चीजों को आप पकड़ करके चलिए। हो सकता है कि मुझे 9 EMA मेरा बेस्ट है, आपके लिए अच्छा ना हो, तो आप कोई अपने हिसाब से कोई एक सपोर्टिव इंडिकेटर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद तो सब कुछ आपका प्राइस एक्शन है। ठीक है, देखिए बिल्ड योर ट्रेडिंग सेटअप।
बिल्ड योर ट्रेडिंग सेटअप। देखिए मैं क्या कह रही हूँ, मेरी स्ट्रेटजी, मेरी साइकोलॉजी, मेरा एक हैबिट है, लेकिन हो सकता है कि आप उस स्ट्रेटजी को तो एडॉप्ट कर लो, कोशिश भी करो, लेकिन वो आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से फिट नहीं बैठती हो। देखिए कोई भी स्ट्रेटजी है ना, ये कोई न्यूटन का लॉ नहीं है कि जो एक थ्योरेटिकल उसने बोल दिया या एक कोई फॉर्मूला दे दिया उसके हिसाब से होगा। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है, प्रैक्टिकल गेम है स्टॉक मार्केट। तो इसमें हर एक लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने तरीके से एक ट्रेडिंग सेटअप बनाते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को बनाते हैं और उस पे वो प्रैक्टिस करते हैं डे बाय डे, तब जाकर के वो स्ट्रेटजी में 60, 70, 80% की एक्यूरेसी बनती है। तो मेरी है, आप भी अपने हिसाब से बनाइए जो आपको सूट करे, लेकिन फर्स्ट अपनी स्ट्रेटजी को बहुत बार प्रैक्टिस करिए, बैक टेस्टिंग करिए, ऐसा करिए कि उस पर कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, अगर आप दूसरों के भी स्ट्रेटजी को कॉपी करते हो ना, तो उसमें भी कम से कम अपना साइकोलॉजी, अपना टाइम एफर्ट, अपना प्रैक्टिस पक्का देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट। ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मान लो कि कोई कोई एक चीज को सिलेक्ट करना, आपके पास 5000 टाइप की चीज है। जैसे कि आप मान लो शॉपिंग के लिए जाते हो, आपके पास शॉप में कम से कम मान बहुत सारे हजारों तरीके के कपड़े रखे रहते हैं, लेकिन क्या आप सबको पिक करते हो, सब डिजाइन के देखते हो? नहीं ना, आप वही चीजें पिक करते हो जो आपकी बॉडी के हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से, आपके हिसाब से सुटेबल हो। ठीक उसी तरीके से होता है कि स्टॉक मार्केट में 5000 प्लस स्टॉक्स है, बहुत सारे 10 टाइप के आपके इंडेक्स है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है। तो उसमें से आपके अपने टेस्ट, अपना साइकोलॉजी और अपना हैबिट्स और अपने टाइम के हिसाब से आपको कोई उसमें से आपको एक दो इंस्ट्रूमेंट ही सिलेक्ट करना है। तो वो चीजें आप अपने हिसाब से करिए, जरूरी है। देखिए मुझे सेंसेक्स बहुत ही कम समझ में आते, मैं सेंसेक्स में बहुत ही रेयर ट्रेड लेती हूँ। मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी समझ में आते हैं, मुझे स्टॉक्स के ऑप्शन समझ में आते हैं, और मुझे स्टॉक्स के सेक्टर वाइज स्टॉक्स समझ, जैसे मैं आईटी, बैंक, एनबीएफसी, रिलायंस, मैं बस इतने ही दायरे में ट्रेड करती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं करती। तो हो सकता है कि आपको इन सब चीजों में पसंद ना आता हो, आप गोल्ड में करते होगे, सिल्वर में करते होगे, या आपको बीटीसी पसंद आता होगा। अगर नहीं तो आपको कोई और कमोडिटीज पसंद आती होगी, तो इट्स योर चॉइस। लेकिन कोई भी इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट करने से पहले ये जानना जरूरी है कि उस इंस्ट्रूमेंट का बिहेवियर कैसा होता है, उसके हिसाब से आप अपना कोई 2-4 सेलेक्ट कर लीजिए और उसमें ही ट्रेड करिए। अपने लिए एक फ्रेम बनाइए, उस फ्रेम में जो फिट बैठे उस पे ही। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है कि सेलेक्ट योर ट्रेडिंग स्टाइल विथ योर पर्सनालिटी, स्कैल्पिंग, डायरेक्शनल और स्टॉक्स। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसी आजकल होड़ मची है ना, स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग। अब एक को देख देख करके जो जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है, आप बहुत सारे लोग उस चीज को देख देख के फॉलो करने लगते हैं। देखिए स्कैल्पिंग करना बहुत ही रिस्की है, क्योंकि उसमें रिस्क मैनेजमेंट भर भर के होना चाहिए, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट ही करना तो बहुत मुश्किल होता है। आप जाते हो स्कैल्पिंग करने के लिए 10 पॉइंट, लेकिन आपका एसएल 20 पॉइंट्स का भी रख लेते हो, फिर भी आप इमोशनली उस चीज को नहीं काटते हो। लेकिन सामने वाला बंदा इतना एक्सपर्ट हो चुका है स्कैल्पिंग करने में कि उसका हर एक ट्रेड रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ही होता है। 2 सेकंड में एंट्री, 4 सेकंड में एग्जिट। लेकिन मुझसे ये सूट नहीं होता है, मैं इतना फ्रीक्वेंट एंट्री एग्जिट नहीं कर पाती हूँ, मेरा हैंड्स मूवमेंट नहीं हो पाता, ये मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। मुझे क्या चाहिए, पेशेंसफुली बैठने वाला, चाहे मुझे वो ट्रेड 2 दिन के बाद ही क्यों ना मिले, मैं बिल्कुल वैसे ही करती हूँ, डायरेक्शनल करती हूँ। और चाहे मुझे एक स्टॉक्स में मुझे दिख रहा है, मतलब उसको ट्रेस करते करते 2 दिन हो गए और मुझे उस लेवल पे मिल रहा है, तो मैं वो जा करके लेती हूँ। ये सब चीजें मुझे क्या हैबिट सूट करती है कि मैं पेशेंसफुली बैठना जानती हूँ, मैं इम्पेशेंस नहीं हूँ कि मैं फटाक से एंट्री, फटाक से एग्जिट, मुझसे नहीं होता। हो सकता है कि आपसे होता होगा। तो अगर ये पर्सनालिटी के हिसाब से आपको सूट करती है तो आप करिए, अदरवाइज आप अगर किसी दूसरे का कॉपी करके करोगे, यार उसने तो स्कैल्पिंग में 4 ट्रेड ले लिए और चारों प्रॉफिट हो गए, शायद आपसे नहीं हो पाए। तो अपनी पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करिए कि आप पे क्या सूट करता है, आपके हैंड्स मूवमेंट कितने होते हैं। ओके,
देखिए नेक्स्ट होता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, इसके बिना तो समझ लो कि ट्रेडिंग में कुछ बचा ही नहीं है। कैपिटल आपका हर टाइम रिस्क पे लगा रहता है। ये जो टॉपिक्स है ना, मान के चलो कि एक ये ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में देखिए मैंने आपसे क्या बोला, इस टॉपिक में क्या है, अटैक एंड डिफेंस। समझिए, एक होता है कि आपको पता है कि मार्केट इस लेवल पे जा रहा है बार बार और यहां जाकर के रिजेक्शन आता है, ठीक है। हो सकता है कि इसको ब्रेकआउट करे, बट हो सकता है कि इसको आपको क्या कर दे, रिजेक्शन दे दे। अब ये देखिए, जो अटैक वाला आदमी होगा क्या करेगा, वहां पे पोजीशन लेके बैठा रहेगा कि नहीं नहीं जाएगा नहीं जाएगा, उसके हिसाब से मैं रिस्क ले लेता हूँ 20 पॉइंट्स का और मैं यहाँ पे पोजीशन लेकर के बैठ जाता हूँ। ये क्या है, अटैक है कि आप मार्केट के हिसाब से हमेशा एग्रेसिव अटैक करने के मूड में हो। लेकिन कोई बंदा क्या है, वो बोलता है कि नहीं, जब तक से ये ऊपर जाकर के रीटेस्ट करके यहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं बनाएगा तब तक से मैं वहां पर एंट्री नहीं लूंगा। ये क्या हो गया, डिफेंस हो गया। कोई बात नहीं, अगर ये एक ही स्पीड में चला गया तो चला गया, कोई बात नहीं, बट जब तक से ये ब्रेकआउट करके दोबारा रीटेस्ट करके कंफर्मेशन नहीं देगा मैं एंट्री नहीं लूंगा। ये हो गया डिफेंस, कि आप हमेशा अपने आप को डिफेंस कर करके खेलते हो, पहले बचाने की कोशिश करते हो कि अगर मैं बच गया तब तो बढ़िया। लेकिन अटैक वाला क्या है, कोई बात नहीं 20,000 रुपए चलेगी ना, लेकिन अगर बनेंगे तो 50,000 बनेंगे। तो वहां पे हमेशा अग्रेशन में आकर के सोचता है कि मार्केट के हिसाब से मोमेंटम करे। हो सकता है नहीं भी हो सकता है, इट्स योर चॉइस। लेकिन ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपके कैपिटल के हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से कितना मैनेजमेंट हो सकता है। इस पे थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगाइएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करिएगा। इसके बिना ही लोगों के कैपिटल साफ वाइप आउट हो जाते हैं, ठीक है। देखिए क्लास थर्ड, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है, आपने बेस पढ़ लिया, बेस से आप सेंटेंस बनाना सीख लिए, चीजों को अप्लाई करना सीख लिया, आपने अपना हैंड्स मूवमेंट हुआ, सब कुछ आपने अप्लाई कर लिया। पर इसमें सबसे ज्यादा होता है लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। आप मान लीजिए कि आपने पूरे 1 साल तक पढ़ाई की, पूरे 1 साल तक रगड़ के पढ़ाई की, हर एक टॉपिक के बारे में पढ़ा, हर एक छोटी बड़ी चीजों को कवर किया, हर एक चीज जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सब कुछ किया। लेकिन एग्जाम से 10 महीने पहले, 10 दिन पहले आपने प्रैक्टिस ही नहीं की। आपको लगा कि मुझे सब कुछ आता है, हर चीज का ABCD से लेकर हर चीज का नॉलेज ले लिया, बट आपने एग्जाम से 10-15 दिन पहले प्रैक्टिस ही नहीं किया। तो इसका क्या होगा, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। जो चीजें आपने समझी है, जो चीजें आपने एक चार्ट पे अप्लाई करके देखा है, उसी एक चार्ट के हिसाब से जो स्ट्रेटजी बनाई है उसको कम से कम मल्टीपल टाइम आप ट्राई करिए, टेस्ट करिए, तब जाकर होता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सब कुछ धरे के धरे रह जाएंगे, लेकिन जब तक से आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी ना, डे बाय डे इंप्रूवमेंट नहीं होगी। बहुत जरूरी है, रिड्यूस योर स्ट्रेस। हमेशा काम डाउन रह करके कोशिश करिए कि जो मैं ट्रेड ले रहा हूं, मुझे वो एक दिन का नहीं, मुझे अपने लॉन्ग टर्म का व्यू बनाना है। मुझे एक दिन का ये वनडे मैच नहीं खेलना, इससे मुझे एक मैराथन की तरह लेना है कि जो मुझे हर दिन कुछ ना कुछ दे, हर वीक कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिले। क्योंकि ये एक सस्टेनेबल गेम है, इसमें कोई रिटायरमेंट नहीं है, कोई आपको निकालने वाला नहीं, कोई जॉब लिस्ट वाला काम नहीं है। ये एक आपकी साइकोलॉजी है कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना पड़ेगा। ये तो मार्केट लंबा जाने वाला है, तो मेरा जो स्ट्रेस है डे बाय डे रिड्यूस करके मैं इस चीज को लॉन्ग वे में देखूं, तब जाकर के आपकी जो कंसिस्टेंसी होती है ना, वो सस्टेनेबल होगी। आप हर दिन सस्टेन कर पाओगे। कब करोगे, जब रिलैक्स फ्री होकर के ट्रेडिंग करोगे, ठीक है। अब देखिए एक्यूरेसी, आपने हमेशा सुना होगा कि मैंने एक ABC स्ट्रेटजी बना ली, फॉर एग्जाम्पल मैंने 920 का स्ट्रेटजी बना लिया, या मैंने सोच लिया कि गामा का ब्लास्ट होता है तो उस हिसाब से मैंने एक स्ट्रेटजी बनाया कि 10 रुपए का जीरो हीरो 50 रुपए 100 रुपए तो जाएगा ही। बट उसकी एक्यूरेसी क्या है, देखिए एक्सपायरी हर वीक होती है निफ्टी की, ठीक है। लेकिन आप समझिए कि हो सकता है कि उसकी एक्यूरेसी के हिसाब से जो आपका सेटअप है, जो स्ट्रेटजी है, जो डेटा का रीडिंग है, वो आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी मार्केट सीधे ब्लास्ट कर जाता है और कभी कभी मार्केट रेंज में फंसता
फंसा रह जाता है। और आप ये सोचते हो कि मेरी जो स्ट्रेटजी है वो हर दिन काम करे, हर टाइम काम करे, और ऊपर से ये भी सोचते हो कि जो एक्यूरेसी है वो भी 100% रहे। नहीं रहता। आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा कि आपकी जो स्ट्रेटजी है, जो सेटअप है, उसके हिसाब से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। मान लीजिए मेरा 2:50 का एक स्ट्रेटजी है, ठीक है, 2:50 पे मेरी एक स्ट्रेटजी है कि एक कैंडल क्लोज होगा, उसके ऊपर हाई जाएगा तो ये जो प्रीमियम प्राइस है शूट करेगा, ठीक है, मैंने कह दिया। लेकिन ये वाला जो है उसकी एक्यूरेसी क्या है, आपके उस हिसाब से अगर सोचा जाए कि मंथ में 4 बार एक्सपायरी होती है निफ्टी की, ठीक है, लेकिन अब ये सोचना पड़ेगा कि कभी ये डेटा बना नहीं बना, और बना भी तो जरूरी नहीं है कि आपके हिसाब से ही मार्केट हो। जरूरी नहीं है कि 10 रुपए का प्रीमियम आज भी 100 रुपए होगा, हो सकता है कि 50 रुपए से रिवर्स आ जाए। तो यही सब चीजें समझनी पड़ेगी कि आपकी एक्यूरेसी उस सेटअप पे कितनी है, 60% है, 70% है या 80% है, और अपना एक्सेप्टेंस उसी टाइप का रखना पड़ेगा। ये देखिए, ये हर एक चीज हमने ऊपर पढ़ा ना, वो बेस था ट्रेडिंग का, लेकिन अब ये जो हम क्लास 3rd में पढ़ रहे हैं ये बेस नहीं है, ये आपकी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करती है। जो बच्चे होते हैं ना कि नर्सरी, LKG, UKG पढ़ लेते हैं तो उनको कुछ नहीं आता, लेकिन जैसे ही अपर क्लास में जाते हैं ना वो सब कुछ जानते हैं, बट उस चीज का एप्लीकेशन करना नहीं जानते। तो वही चीजें हैं जो आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। अब देखिए, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। मैं हर टॉपिक को कवर करूं ना करूं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी भी कह रही हूं, मैं कोई भी टॉपिक को कवर करूं या ना करूं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ये जो टॉपिक है ना, ये DMRS मैं हर एक दिन फॉलो करती हूँ, और हर एक मिनट जब भी मैं ट्रेड लेने बैठती हूँ ना, मैं हर टाइम अपने आप को इस टॉपिक को फॉलो करने के लिए मजबूर करती हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, D4 क्या होता है, D4 देखिए मैं इसको 4th ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट करूं, ठीक है। D4 होता है डिसिप्लिन, और M4 होता है मनी मैनेजमेंट, R4 होता है रिस्क मैनेजमेंट, ये हो गया रिस्क, और S4 होता है मेरा सेटअप, ठीक है। देखिए, जो लोग मुझे लास्ट के 2 महीने से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है मैं हमेशा डिसिप्लिन में रहती हूँ। जो चीजें मुझे एक रूल के हिसाब से परफेक्ट लग रही है वही करना है तो करना है, अपने आउट ऑफ द रूल जाकर के नहीं। ये मेरा डिसिप्लिन है, ये मेरा डिसिप्लिन, ये मेरा मनी मैनेजमेंट क्या है। जो लोग भी मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है, मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि मेरा कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ 30-40% ही मैं अपना इस पैसे को ऑप्शन ट्रेडिंग में जान करती हूँ। बाकी के जो रहते 40% उसको मैं अपने स्टॉक्स के ऑप्शन में, बाकी के 20% मेरा बैकअप रहता है। उनको पता है कि मैं हमेशा अपने मनी को मैनेज करती रहती हूँ, और मेरा पोजीशन साइजिंग के हिसाब से मेरा मनी मैनेजमेंट होता है। और ये हुआ रिस्क, मैं हमेशा कभी भी अगर ट्रेड वो चल रहा है ना, मार्केट चल रहा है, तो मैं कोशिश करूंगी कि ये वाला मार्केट जब यहाँ पे जाया तो ये मेरी एंट्री लेवल के हिसाब से मेरा रिस्क सही बैठता है। मैं कभी भी यहाँ पर जा करके नहीं लूंगी, क्योंकि यहाँ के हिसाब से मेरा रिस्क मैनेजमेंट सारा बिगड़ जाएगा। और ये जब चीजें, जो लोग, एक और बात करते हैं, जो लोग मेरे डेली जो व्यूअर्स हैं उनको ये भी पता होता है, मैं हमेशा कहती हूँ जब कोई एक स्टेशन से ट्रेन निकलती है तो वो ट्रेन जब यहाँ से यहाँ निकल गई तो आप इतने दूर में ही बैठ जाओ ट्रेन पे, उतने दूर में ही एंट्री कर लो। लेकिन ये ट्रेन निकल के यहाँ चली गई है तो आप इस ट्रेन के पीछे मत भागो, ये आपके रिस्क के खिलाफ है। आप रिस्क यहाँ पे नहीं मैनेज कर पाओगे। अगर मान लो बाय लक एक निकल गया तो वो सिर्फ लक के हिसाब से, आपका कोई स्किल नहीं है। ये सब चीजें छोटी छोटी लग रही होगी मुझे पता है, लेकिन भूलो मत, यही चीजें एक लूजर से एक सक्सेसफुल बनाता है, यही सब चीजें। अदरवाइज तो ट्रेडिंग तो हर लोग करते हैं। फिर सेबी क्यों बोलता है कि 90% आर स्टिल लूजिंग, ओनली 10% आर सक्सेसफुल, क्यों बोलता है? आखिर उसके डेटा में कुछ तो बात है, तभी तो वो बोल रहा है। यही सब चीजें होती है जो आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आप नहीं समझोगे तो बहुत बुरी तरीके से फंसोगे। अब देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। देखिए, मैं अगर बोलूं ना
मैं कितना भी कोशिश कर लूं, जितने एप्स होते हैं आपके, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, मैं कितना भी कोशिश कर लूं, मुझे समझ नहीं आते, मुझे पल्ले नहीं पड़ते। जितना भी ये होता है ना कि सॉफ्टवेयर है, ऐप है या टेक्निकल काम है, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ता, मुझे कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरी माइंड को सूट नहीं करता, वो मेरे साइकोलॉजी को सूट नहीं करता। हो सकता है कि आप कितना भी कोशिश करो, लास्ट के 5 साल 10 साल तक कोशिश करो, और आपको स्टिल ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी चीजें पल्ले नहीं पड़ रही। आप रैंडम कर रहे हो, किसी ने यूट्यूब पे बता दिया, किसी ने टेलीग्राम पे टिप्स कर दिया, आप दूसरों के भरोसे चल रहे हो, अपनी साइकोलॉजी, अपना स्किल, अपना लर्निंग कुछ नहीं लगा रहे हो। तो एक गांठ बांध लीजिए कि हर एक चीज हर किसी को शूट नहीं करती है। हो सकता है कि मुझे कुछ चीजें शूट नहीं करती, वही किसी दूसरे के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, उसके अर्निंग का सोर्स हो सकता है ना। तो यही सब चीजें जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करता है, और सही टाइम पे समझ लेना ही एक समझदार के लिए इशारा काफी होता है, क्योंकि हर एक प्रोफेशन हर लोगों के लिए अलग है। मैं कितना भी कोशिश कर लूं, कितना भी कि मेडिसिन के जो नाम होते हैं वो याद कर लो, उसके कॉम्बिनेशन याद कर लो, जैसे बहुत सारे लोग एक्सपर्ट होते हैं, एक एक मेडिसिन के नाम याद होते हैं, उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन है, मुझसे नहीं होता, क्योंकि वो मेरे पल्ले पड़ते ही नहीं है। तो हो सकता है कि आपको ये चीजें पल्ले ना पड़ती हो, आपको कुछ और चीजें अच्छी लगती हो, अच्छा इंटरेस्ट लगता हो, तो आप पहले अपना इंटरेस्ट देखिए कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, फिर उसके बाद जज करिएगा कि हाँ, मेरे लिए ट्रेडिंग सुटेबल है या नहीं है। सही समय पर सही टाइम रहते हुए आप समझ जाइएगा, तो आप भी बच जाइएगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे। ओके, आई होप कि आपको वीडियो से बहुत कुछ लर्निंग मिली होगी, सीखने को मिला होगा कि ट्रेडिंग करने के लिए और ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या टॉपिक्स कवर करने होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए और आप भी हमारे फैमिली का हिस्सा बनिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू।